मुंशी प्रेमचंद की कहानी का शेष भाग। दूसरे दिन झूरी का साला आया और बैलों को ले गया। अब की उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, क्योंकि बैल अपने जन्मभूमि को नहीं छोड़ना चाहते, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील है। दोनों बैल हैं, हीरा सहनशील है, मोती थोड़ा भड़कीला है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मज़ा चखाया, यानी उनमें डंडे भी लगाए। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ डाला और इन दोनों को सूखा भूसा। यही भेद बुद्धि है जो जानवरों में भी अपना पराया का भेद रखता है। ऐसी मानसिकता एक सच्चे मनुष्य की नहीं होना चाहिए थी। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, या अगर थोड़ी सी आवाज़ लगा दी गाड़ी में उसने तो उड़ने लगते, इतना तेज़ दौड़ते थे। पर यहाँ मार पड़ी। उनका आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, क्योंकि उनके सम्मान को ठेस पहुँची थी। उस पर सूखा भूसा मिला। दोनों ने नांद की तरफ मुँह तक न लगाया। दूसरे दिन गया नहीं, बैलों को हल में जोता, पर उन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। परेशान हो गया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती नामक बैल को गुस्सा आ गया और वह हल को लेकर इधर उधर लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ टूट टाट कर इधर उधर बिखर गए। गले में पड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में भी नहीं आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से डरना क्या। गया तो आदमियों के साथ दौड़ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहूँ तो दिखा दूँ। कुछ मजा में भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं तो मारूंगा, मैं तो उसे गिरा दूंगा, ऐसा मोती ने कहा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हम पशु हैं, हमारे मनुष्य का कार्य संभालना हम लोगों का कर्तव्य है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गई, गया किसान है जो झूरी का साला है, कि वक्त को टालना ही अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रही। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर के चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए उन बैलों से इस प्रकार से आत्मीयता करती थी। उसका भी घर में अनादर होता था, बैलों का भी अनादर होता था, इसलिए बैलों के प्रति उसे दया भाव मढ़ाया और वह बैलों को प्रतिदिन 1-2 रोटी चुरा कर खिला देती थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें फिर 2 रोटी खिला देती। प्रेम की इस प्रसाद की वह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, तंदुरुस्त हो रहे थे। क्योंकि जहाँ स्नेह मिलता है तो सूखा भोजन भी अमृत हो जाता है। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने भूख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता।
हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसका क्या होगा? उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, वह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी अगर हम उसके मालिक को मार देंगे? तो मालिकिन को ना फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग उठाना हम पशुओं का धर्म नहीं है, यह भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हो, कोई ना कोई दाव पेच ऐसा लगा देते हो जिससे हमें आगे सोचने ही नहीं देते हो, आगे करने ही नहीं देते हो। बताओ, थोड़ा कर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सियाँ टूटेंगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएंगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुँह में नहीं आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की बाहर निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगी। दोनों की पूँछें खड़ी हो गईं। जैसे ही लड़की उसके पास आई, स्नेह के कारण उसने उनके हाथ माथे से हिलाए और बोली, खोले देता हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यह लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। उसने गराव खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े हो गए। नाथ नाक में से डाली हुई रस्सी होती है जिसके सहारा बैल को कंट्रोल किया जाता है, सहारे से। उनके गराव खोल दिए गए, दोनों चुपचाप खड़े हुए। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन इस अनाथ बालिका पर आफत आ जाएगी, क्योंकि इसने हम लोगों को स्वतंत्र किया है। सब इसी तरह संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। उसी ने खोला है और इस तरह से कह दिया। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों के साथ भी लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया था। सीधे दौड़ते दौड़ते यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। बेसुध होकर भागी तो मार्ग भी भूल गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। अब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम ही तो बेहताशा भागे। वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ें। ये भारतीय हिंदुस्तान आर्य सभ्यता का प्रतीक है कि हमें गलत नहीं करना चाहिए, कोई हमारे साथ कितना ही गलत करता रहे। अंग्रेज जैसा जुल्मी प्रशासन भारतीयों पर दशा करता था, लेकिन भारतीय हमेशा कृतज्ञता से उनकी दशाओं को स्वीकार करते थे। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी सत्य पर जाने क्या क्या नहीं सहते थे। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? हम अपना धर्म छोड़ते हैं, लेकिन वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले रहे थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर गए सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। अब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और मोती से मिल गया। मोती ने देख लिया कि खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो वह किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डांकता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही तो है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती है। इन्हीं की तरफ
आ रहा है, कितने भयंकर सूरत है। ऐसी दोनों बैल बातें कर रहे हैं। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों एक जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदना, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी और झपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियाँ पर लेकर लपके। षाण को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, ये कोई भी लड़ दे उससे कभी जीत नहीं सकता। ज्यों ही हीरा पर झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया। षाण उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। षाण चाहता था कि एक एक करके मैं दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते थे। एक बार षाण झल्ला कर हीरा का अंत कर देने को चला तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग उछेड़ दिया, भौंक दिया। षाण क्रोध से आकर पीछे मुड़ा, फिर हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा बहुत जख्मी हो गया और भाग खड़ा हुआ। दोनों मित्रों ने दूर तक उसे पीछा किया, यहाँ तक कि षाण बेदम होकर गिर पड़ा। अब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय की नशे में झूमते हुए चले जाते थे। मोती ने एक सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बच्चा को मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे तो 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ आए और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में फंस गया, जिसे आसानी से पकड़ लिया गया। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखी संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दी। कांजी हाउस पशुओं का कैद खाना होता है, जहाँ उन्हें रख करके खाने की व्यवस्था की जाती है और किसी भी नीलाम करके किसी उपयोगी व्यक्ति को बेच दिया जाता है। दोनों मित्रों की जबान में पहली बार ऐसा साबिक पड़ा था कि सारा दिन बीत गया, खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में नहीं आता था कि अब कैसा स्वामी है। हम तो गया कि यहाँ भी अच्छे थे, यहाँ कई भैंसें हैं, बकरियाँ हैं, कई घोड़े हैं, कई गधे हैं, पर किसी के सामने चारा ना था। सभी ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, खड़े होने की ताकत न थी। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाई रहे कि कहीं से चारा आए, पर कोई चारा लेकर तक नहीं आया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटनी शुरू की और उससे अपनी तृप्ति की। रात को भी जब दोनों को कुछ भोजन न मिला तो हीरा ने दिल के विद्रोह की ज्वाला दह कोटी और मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते हुए सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, उसने नुकीले सींगों दीवार पर गड़ा दिए और जोर मार दिया तो मिट्टी का कच्चा एक चिप्पड़ निकल गया। फिर तो क्या था, साहस बढ़ा और उसने तोड़ कर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी गिरने लगी। इस प्रकार कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आया। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे जितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश करने से कभी नहीं हारूंगा। यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितने जानवरों की जान बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं जिसकी देह में जान नहीं है। 2-4 दिन
और यहीं हाल होता तो सब मर जाएंगे। यहाँ यह सब तो हैं, अच्छा तो ला फिर भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में सी जगह सींग मारा और थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार के सींग लगाकर उसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगा, मानो उससे प्रतिद्वंदी लड़ रहा हो। आखिर दोनों 2 घंटे तक की जोर आजमाई और दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी ताकत से धक्का दिया तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे जानवरों जो अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकलीं, फिर बकरियाँ निकलीं, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों की त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए गए तो इससे अच्छा भागें क्यों? तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी भी खड़े खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद यही कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों से आंसू ला कर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? क्योंकि मोती बंधन में था और हीरा स्वतंत्र हो चुका था। लेकिन हीरा ने कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हैं तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे, यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़ी के बाहर निकाल दिया। तब अपने बंधु के पास जा आकर सो रहा था। भोर होते हुए मुंशी और चौकीदार अन्य कर्मचारियों जैसी खलबली मच गई। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बस इतना ही काफ़ी है। मोती की खूब मरम्मत की गई और मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्रों वहीं बंधे रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने कमज़ोर हो गए, दुर्बल हो गए कि उठा तक नहीं जाता था। उनकी ठठरियाँ निकल आई थीं, उनकी हड्डियाँ दिखने लगी थीं। एक दिन बाड़े में सामने डुगडुगी बजने लगी। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। दोनों मित्र निकाले गए, देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरतें देखकर मन फीका करके चले जाते थे। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा? यानी वहाँ पर उनकी नीलामी हो रही थी। सहसा एक डड़ियल आदमी, उसकी आँखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, कसाई जैसा वो लगता था। दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगलियां गोंदकर मुंशी जी से बातें करने लगा और उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों को दिल कांप उठा। यह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्होंने कोई संदेह हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भयभीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा से भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, उन्हें हमारे ऊपर भी दया आएगी। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब फिर भी बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलामी होने के बाद दोनों मित्र उस डड़ियल के साथ चले। दोनों को बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिर पड़ते भाग जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों के एक एक रेवड़ हरे हरे हार में चलता नजर आ रहा था। गाय भैंस चलते हुए नजर आ रहे थे। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल थे, क्योंकि सभी स्वतंत्र थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था। कितना सुखी जीवन था सबका। दोनों बैल सभी बैलों के जीवनों को देख करके बड़े दुखी हो रहे थे, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उसके भाई बधिक के हाथों जा रहे हैं और कोई उन्हें बचाने के लिए आतुर नहीं है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि वह परिचित
परिचित रहा है, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव दिखने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान दूर हो गई, क्योंकि अब मातृभूमि का रास्ता नजर आ गया। उनकी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही हार आ गया है, जहाँ हम रोज़ प्रतिदिन चरने आया करते थे। कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही वह कुआं है। उनको सारी बातें याद आने लगीं। मोती ने कहा, हमारा घर नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, थोड़ा दौड़ कर स्थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े, और वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल पीछे पीछे दौड़ता चला आया। झूरी द्वार पर बैठा हुआ धूप खा रहा था। बैलों को देखते हुए दौड़ा और बारी बारी से उन्हें गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगी। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ लीं। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम करके लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ कि चुराए लिए जा रहे हो। चुपके से चले जाओ, ये बैल मेरे हैं, बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट करूँगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हो गए। डड़ियल झल्ला कर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ लेने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया और दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सूर की भांति उनकी रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। जब डड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा, और हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं भी बिना मारे न छोड़ता। ऐसा बैल बात कर रहे हैं। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँगा कैसे चला जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान भी नहीं समझता। इस तरह से बैल बातें कर रहे हैं, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना आदि से नादों को भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह मच गया था कि झूरी काची के बिछड़े हुए बैल आज फिर से आ गए हैं। उसी समय मालिकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। जय हिंद, जय भारत।